बच्चे। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में हेल्पफुल टीचिंग एड्स में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से म्यूज़ियम और एक्वेरियम हेल्पफुल होते हैं। टीचिंग एड्स के बारे में बता रही हूँ, कौन सी ऐसी सहायक शिक्षण सामग्री है जिसकी वजह से हमारे टीचिंग में बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है, छात्रों को समझने में आसानी होती है। तो आज उसी रो में मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल फील्ड ट्रिप के बारे में लेकर आई हूँ। पिछले एपिसोड में मैं लाई थी आप लोगों के लिए कि म्यूज़ियम और एक्वेरियम किस तरह से छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। छात्र इसे अपनी आसपास की जो सामग्री है उसको कलेक्ट करके किस तरह से खुद का एक एक्वेरियम या म्यूज़ियम बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में एजुकेशनल फील्ड ट्रिप के बारे में बताऊंगी। दरअसल बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड ट्रिप के बारे में अगर बताऊं तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि जो बायोलॉजी में फील्ड ट्रिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि जो बायोलॉजिकल साइंस जो सब्जेक्ट है ये प्रकृति के आवास के चारों तरफ पाए जाने वाले सभी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधों से ही मिलकर बना है। तो अगर छात्र उस जीवन जगह जाकर उन चीज़ों को समझेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी अपने जो विषय है उसको समझने में, अपना जो टॉपिक है उसको समझने में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एजुकेशनल फील्ड ट्रिप। अगर इसके बारे में शुरुआत करूं तो जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का अत्यधिक महत्व है। देखिए मैंने बताया था पहले ही कि जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का जो एजुकेशनल फील्ड ट्रिप है इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कक्षा में हम विभिन्न नमूने, प्रतिक्रिया, प्रदर्शन, अन्य शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से ही बालक में निर्माण सुविधा का अनुभव करते हैं। अगर देखा जाए तो शैक्षिक भ्रमण में बालक में प्रकृति के संपर्क में आता है। मैंने बोला था कि जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि वो प्रकृति के ही आसपास पाई जाने वाली सभी जीवित चीजों से मिलकर बना है। तो बालक अगर शैक्षिक भ्रमण में प्रकृति के संपर्क में आएगा, प्रकृति के संपर्क मतलब कि जो आसपास जीवित चीजें पाई जाती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके संपर्क में आता है और विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप में करता है। जो जितने भी जीव जंतु हैं अगर पर्यावरण में जो उसको शैक्षिक भ्रमण में ले जाते हैं, प्राकृतिक रूप में उसको खुद देख के उसमें जो जितनी भी तरह की विविधताएं हैं वो देख के अगर उसको पढ़ता है या समझता है या अध्ययन करता है तो कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप में शैक्षणिक भ्रमण में अंतर्गत क्या है, भ्रमण के विभिन्न स्थलों में देखने को मिलता है। अगर आप कक्षा में प्राप्त जो सैद्धांतिक ज्ञान है, जितना भी सिद्धांत है, जितना भी किताबों से आप पढ़ रहे हो, जो अध्यापक के द्वारा पढ़ रहे हो, अगर उसको व्यवहारिक रूप से शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत आप देख रहे हो, विभिन्न स्थलों में जाने से मिलता है तो वो आपको और भी ज़्यादा आसानी और सुविधाजनक होता है। जो वह प्रकृति के गुण, रहस्य और रचनाओं का अवलोकन करता है, इसमें उसकी क्या होता है, जीव विज्ञान के प्रति जो रुचि है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है कि जो प्रकृति में रह के अगर उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहा है, जीव जंतु किस तरह से इतनी सारी विभिन्नताएं। ऐसे अगर मैं देखने के लिए कहूँ तो क्यों केंचुआ ऐसा है कि अगर उसके शरीर का एक पार्ट कट जाता है तो फिर से रीजनरेशन होता है, यानी कि फिर से वो अगर उसके शरीर का कुछ ऐसे पार्ट्स कट जाते हैं तो फिर से क्यों वो जनरेट हो जाते हैं, फिर से वो पूर्ण रूप से वृद्धि करके अपने आप बनता है। या मेंढक के बारे में, या लिजार्ड या छिपकली के बारे में, या बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरह से ऐसी विभिन्नताएं पाई जाती। तो अगर छात्र उसी प्रकृति में ही जाकर वो सारी चीज़ों को समझेगा, उनकी विविधताओं को समझेगा, अध्यापक उनके बारे में अगर ये सारी चीज़ें बताते हैं, नए नए रहस्यों के बारे में बताते हैं तो छात्र को बहुत ही ज़्यादा रुचि उसमें जागृत होती है क्योंकि उसको इन नई नई चीज़ों का ज्ञान पहले नहीं था, लेकिन अब नई चीज़ों का जब उसे ज्ञान हो गया है तो जीव विज्ञान की चीज़ों को ना सिर्फ समझने में उसको आसानी होगी बल्कि उसमें अब वो बहुत ही ज़्यादा रुचि भी लेने लगता है। ठीक है, अगर मैं आगे इसी कड़ी में बात करूं तो जीव विज्ञान उन्हें सीधे अनुभव, जो भी उसे जीव विज्ञान के प्रति रुचि विकास होता है, प्राकृतिक में जाकर उसे सीधे अनुभव मिल रहा है। यानी कि अभी तक तो उसने सिर्फ किताबों, कॉपी से या फिर इन्हीं सब मॉडल से, इन्हीं सब चीज़ों से देखा, लेकिन अब वो प्रकृति के आवास में जा रहा है, उन्हीं के आवास में जा रहा है, उनके बारे में सीधे अनुभव प्राप्त कर रहा है कि अभी तक जिनके बारे में सुना था उनको सीधे देख रहा है। तो उसकी और भी उस चीज़ को समझने के प्रति जागरूकता आती है। साथ ही साथ इसके में
जिनके प्रति छात्रों को कभी कक्षा में प्रेरित नहीं किया जाता था। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप से भ्रमण, इन स्थलों में अगर छात्रों को सैद्धांतिक तौर पे सब चीज़ समझाया जाए तो शायद समझ में आए, लेकिन इतना नहीं वो असर होगा या इतना कारगर नहीं होगा कि सिद्धांत तौर पे आपने बता दिया कि पेड़ पौधे इस तरह से वृद्धि करते हैं, जीव जंतु इस तरह से वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधे इस आवास में रह सकते हैं, जीव जंतु उस आवास में रह सकते हैं, तो शायद उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी और हो भी सकता है कि वो इसमें इतनी रुचि भी ना ले। लेकिन अगर आप उसे पर्यावरण के आवास में ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं, उसको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन चीज़ों से सीधे रूबरू होता है, उन चीज़ों को समझता है कि अभी तक जितनी भी सैद्धांतिक तौर पे मैंने पढ़ा, अब उनको किस तरह से वो अध्ययन कर रहा है, किस तरह से उसको देख रहा है, तो उसको ये चीज़ समझने में फील्ड ट्रिप के माध्यम से और भी आसानी और सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, अगर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं कि जो शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किस तरह से किया, ये तो मैंने बता दिया कि शैक्षिक भ्रमण क्या होता है। शैक्षिक भ्रमण के यानी एजुकेशनल फील्ड ट्रिप जो है किस तरह से क्या होता है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण होता है, छात्रों के लिए कितनी उपयोगिता से भरा हुआ होता है। तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि ये शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किस प्रकार होता है, किस तरह से आयोजन करना चाहिए, तो सबसे पहले शुरू करूँ कि शैक्षणिक यात्रा का आयोजन पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। शैक्षणिक यात्रा का प्रभावशाली ढंग से अधिकतम उपयोग छात्र, अध्यापक एवं छात्रों द्वारा नियोजन पर निर्भर होता है। यानी कि अगर कोई शैक्षणिक यात्रा करनी है, इसका आयोजन करना है, तो छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर इस चीज़ का निश्चय करें कि किस विषय में लेकर किस जगह जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों का आयोजन वहाँ पहुँचने से पहले, उससे पहले की सारी तैयारी कर लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना वहाँ पे जाना व्यर्थ ही होगा। शैक्षणिक आयोजन, यात्रा का आयोजन पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि शैक्षिक भ्रमण के लिए हम छात्रों को बहुत दूर ले जाएं। यहाँ पे ये भी है कि शैक्षिक भ्रमण के लिए बहुत दूर दूर भी लोग जाते हैं, या बहुत दूर, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे छात्रों को उतनी दूर ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में छात्रों को कुछ भी समस्या आ सकती है, या अध्यापक को समस्या आ सकती है, आने जाने में असुविधा हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर निश्चय करें कि शैक्षिक भ्रमण के लिए हम छात्रों को उतनी दूर ना ले जाकर हमारे आसपास के वातावरण में ही उन्हीं स्थलों पे ले जाए, इससे भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कोई बाग हो गया, कोई खेल का मैदान हो गया जो आपके आसपास, जो विद्यालय के आसपास हो छात्रों के लिए, या फिर कोई ऐसी दुग्धशाला हो जहाँ पे जानवर हो, जहाँ गाय वगैरह हो, उस जगह भी ले सकते हैं। अस्पताल ले जा सकते हैं, वाटर वर्क्स ले जा सकते हैं, सीवर स्टेशन आदि देखने के लिए ले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कोई बाग, अगर कोई बाग भी ले जा रहे हैं, कोई गार्डन भी ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे पेड़ों की बहुत सारी विविधताएं होती हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए आप ले जा सकते हैं। या फिर अगर खेल, किसी आप कोई ऐसे फील्ड में ले जाएं जहाँ पे गेम प्ले वगैरह होती है, वहाँ पे ले जाएं, तो आप उनको तरह तरह के खेलों के माध्यम से चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। या फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो उनको कोई दुग्धशाला में ले जा सकते हैं जहाँ पे डेयरी फार्म जो होते हैं, किस तरह से वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनका दूध कितना होता है, इनकी दूध में कितनी मात्रा होती है, कितना हेल्दी होता है, किस तरह से जानवरों की रखरखाव किया जाता है, किस तरह से ये डेयरी फार्म बनाए जाते हैं, इनके आसपास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये जानवरों के लिए सुविधाजनक क्या है, किस तरह से इनकी सफाई या देख रेख, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बता सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। अगर ऐसी बात करूँ तो मैं वाटर वर्क, सीवर स्टेशन, यहाँ पे ये ले जा सकते हैं कि जो सारा सीवर का पानी है वो कहाँ जाता है, या फिर इससे होने वाली समस्याएं। तो ऐसे शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके आसपास ही पाए जाने वाले जो स्थल है उसमें आप ले जा सकते हैं। शैक्षणिक यात्राओं के नियोजन के पश्चात ये तैयारी कर लेनी आवश्यक है कि छात्रों को यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक सभी बातों से पहले ही अवगत करा देना चाहिए, जिससे कि वो मानसिक रूप से तैयार रहे। अगर उनको अवगत कराने के लिए मानसिक रूप से कि उनको ये बता दें कि आज हम मतलब कि अगले दिन हम इस स्थान पर जाएंगे, इस तरह की चीज़ों को देखेंगे, इस विषय जरूर ये बता दें आपको टॉपिक किससे संबंधित है, कि अगर आपको पर्यावरण से संबंधित पढ़ाना है
तो आप छात्रों को किसी गार्डन में ले जा सकते हैं। अगर विभिन्न तरह के जीव जंतुओं के बारे में बताना है तो आप किसी संग्रहालय, म्यूजियम या फिर किसी जू, चिड़ियाघर ऐसे स्थान पे जा सकते हैं। तो उनको पहले इस चीज़ के बारे में बता देना कि ये जो, अगर पर्यावरण की बात करूँ तो पर्यावरण संबंधित की बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण में आपस में रह के अंताक्रिया करते हैं। और नेक्स्ट डे आप उनको वहाँ पे ले जाएं, फिर उनको चीज़ों को समझाएं, तो वो उनके लिए समझने में बहुत ही सुविधाजनक होता है। आगे मैं बात करती हूँ कि साथ ही साथ ये भी जरूर तैयार कर ले कि किस प्रकार आप जाएंगे, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के लिए ये जाना बहुत आवश्यक है कि आप पैदल जा रहे हैं या आप अपने खुद के कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उद्देश्य, वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है, भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी। छात्रों के लिए भोजन का भी बहुत ज़्यादा ही व्यवस्था करना एक आवश्यक होता है। पीने के पानी की व्यवस्था क्या रहेगी, अध्ययन क्या करना होगा। छात्रों को एक नोट्स जरूर बनाने के लिए कहें कि आप जिस स्थान पर ले जा रहे हैं आप वहां से संबंधित कई तरह के नोट्स को कलेक्ट जरूर करें, वहां पे नोट्स बनाएं, उनके बारे में गहन अध्ययन करें, चीज़ों को कलेक्ट करें जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगी। ये सभी चीज़ें छात्रों को स्पष्ट निर्देश दे देने चाहिए पहले ही। तो यात्रा की तैयारी के पश्चात यात्रा का क्रियान्वयन उपयोगी होगा। अदरवाइज अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में छात्रों को नहीं बताएंगे तो यात्रा का जो क्रियान्वयन इतना उपयोगी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बता देते हैं तो छात्र ना सिर्फ उसको जानने में बहुत एक्साइटेड होंगे बल्कि उनका जो वहाँ जाना भी बहुत उपयोगी होगा। यात्रा के मध्य अध्यापक द्वारा प्रश्नावली निर्देशन यात्रा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं कि यात्रा के समय जब वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग रहा है तो छात्र अध्यापक एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकते हैं, वहाँ के जाने के बारे में कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, अध्यापक खुद से दे सकते हैं। छात्रों का ध्यान अध्ययन किए जाने वाले बिंदुओं की ओर अध्यापक आकर्षित करता है। साथ ही वार्षिक सूचना को प्रदान करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो शैक्षिक यात्रा के साथ ही साथ भ्रमण की रिपोर्ट बना लेनी चाहिए। भ्रमण के मध्य एकत्रित सामग्री, फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन, ये सारे विचार विमर्श आदि ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे कि यात्रा की सफलता का पता लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि यात्रा का आयोजन कैसे, पहले तो शैक्षिक भ्रमण आपको बता दिया कि ये जीव विज्ञान में बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर मैं आगे बात करूं कि शैक्षिक भ्रमण जीव विज्ञान में आवश्यक होता है, साथ में शैक्षिक भ्रमण बालक प्रकृति के संपर्क में आता है। यानी कि अब वो अगर मैं किसी भी पर्यावरण की बात करूं, गार्डन की ही बात करूं या बाग की बात करूं जो आसपास के आप हर जगह इलाके में होता है, छात्रों को वहां आप ले जा रहे हैं तो वो प्रकृति के संपर्क में आ रहा है। अभी तक वो वहां पे जाता था, हालांकि हर रोज जा रहा है या अक्सर जा रहा है, लेकिन उसके बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अध्यापक जब उसे ले जाता है वहाँ के विभिन्नताओं के बारे में बताता है कि पेड़ पौधे एक दूसरे से इतने भिन्न होने के बावजूद भी उनमें किस तरह से वो भोजन बना रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में आप बताते हैं। और विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन पर्यावरण को प्राकृतिक रूप में, यानी कि वो उसके संपर्क में आ रहा है तो वो और जल्दी सीखता है। अब अगर बात करें हम शैक्षिक यात्रा का आयोजन, तो शैक्षिक यात्रा का आयोजन पाठ्यक्रम के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसे ये नहीं कि अगर आप बोलें कि हमें आज जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है और आप उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ पे जीव जंतुओं की विभिन्नता ना हो, कि पेड़ पौधों की विभिन्नताएं हो या फिर उन वस्तुओं की विभिन्नताएं हो जहाँ पे पहाड़, नदी, ये सब चीजें, तो फिर उसके लिए इतना उपयोगी नहीं साबित होगा। तो इनको बताने से पहले आप ये बता दें कि आज टॉपिक में ये होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले से ही दे दें और ये भी सारी व्यवस्था जरूर कर ले, उसका पहले से ही नियोजन क्रियान्वयन कर ले कि ताकि छात्रों को इतना सुविधाजनक हो जाए। वहाँ पे जाने से पहले इनको ये भी बोल दें कि आप सब अच्छे नोट्स बनाएं, वहाँ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को पूछें। ये सारी चीजें अगर वो कलेक्ट करते हैं तो ये छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब अगर हम अंत में बात करते हैं यहाँ पे गृह कार्य की, असाइनमेंट, जो छात्रों ने अभी तक जितने भी टीचिंग एड्स आपने अध्यापक ने इस्तेमाल किए, अब उन सारी चीजों से संबंधित गृह कार्य किस तरह से कि कक्षा शिक्षण में प्रदान किए गए अनुभवों को दृढ़ करने के लिए गृह कार्य देना बहुत ही पुरानी प्रथा ये भी है कि जितना भी कुछ आपने पढ़ाया है उसके लिए आप एक गृह कार्य जरूर छात्रों को देते हैं, ताकि आप इस बात के लिए इंश्योर हो जाए कि छात्रों को आपने जितना भी पढ़ाया है, छात्र ने वो सारी अध्ययन किया है, वो सारी जो जितनी भी ज्ञान प्राप्त किया है वो व्यर्थ नहीं बल्कि बहुत ही उपयोगी साबित हो छात्रों के लिए। तो ये भी है कि प्राय प्रत्येक विषय में पाठ्य पुस्तक पर आधारित गृह कार्य दिया जाता है। बालकों को गृह कार्य उनकी रुचि, उनकी आयु, शारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रहकर दिया जाना चाहिए। गृह कार्य की भाषा सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य हो। तो अब अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो एक अच्छे गृह कार्य को विषय वस्तु के अनुकूल होना चाहिए,
एक अच्छे गृहकार को जो विषय वस्तु होता है, कोई भी विषय वस्तु आपने कोई भी टॉपिक दे दिया उसके अनुकूल होना चाहिए कि छात्र का घर में अगर छात्रों को हमेशा गृहकार इस तरह देना चाहिए कि जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो और गृहकार भी हो जाए, तो इस तरह से देना चाहिए कि अगर वो गणित में अगर कुछ भी दिया जाता है तो किस तरह से दिया जाता है। अगर आप ये कहें कि गणित में आज आप लोगों को कुछ काउंटिंग करनी है, गिनतियां करनी है, तो छात्रों से ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने घर में कितनी तरह की फसलें आपके यहाँ होती हैं या किस किस तरह से, तो पर्यावरण और गणित दोनों का भी हो जाएगा कि आप काउंटिंग करिए कि आपके घर में किस किस तरह के फलों का इस्तेमाल होता है, किन किन तरह की सब्जियों का इस्तेमाल होता है। काउंटिंग करने के साथ साथ उन सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन और उनसे क्या लाभ है, तो इस तरह का गृह कार्य दे सकते हैं। कठिनता का जो स्तर है क्रमिक रूप से होना चाहिए, यानी कि सरल से कठिन की ओर। यहाँ पे गृह कार्य ऐसा होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं, जबकि सरल से कठिन की ओर, ताकि छात्र को आसानी हो, सुविधा हो। साथ ही साथ गृह कार्य में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक को स्वतंत्र रूप से चिंतन, तर्क एवं निर्णय लेने की योग्यता विकसित कर सके। गृह कार्य छात्रों के मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करे। अभी तक मैंने जितने भी टीचिंग एड्स के बारे में आप लोगों को बायोलॉजी में बताया है, हर चीज में मैंने एक चीज कॉमन रखी है कि यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये है कि छात्रों को उन सभी जीव विज्ञान संबंधित सभी जानकारियों को ना सिर्फ कलेक्ट कराना, बल्कि छात्रों के अंदर चिंतन, मनन, सोच, खोज, विचार, ये सभी चीजें जागृत करना। और इन सब के ऊपर एक चीज है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर जगाना, क्योंकि छात्रों के अंदर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत होता है तो वो चीजों के पीछे के जो रहस्य हैं, कोई वस्तु को एग्जैक्ट वैसा ग्रहण ना करके उनके पीछे के जो रहस्य हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। कि अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्यों बारिश हो रही है, हमारे यहाँ अगर ये बीमारी जैसे पहले जो चेचक थी या फिर छोटी माता जो निकलता जिसको चेचक आज चिकन पॉक्स कहते हैं, तो ये सब बीमारियाँ होती तो लोग पहले इसे प्रकोप, देवी का प्रकोप समझते थे। लेकिन आज विज्ञान के वजह से इस चीज़ को लोगों ने देवी का प्रकोप ना समझ के बल्कि इसके पीछे के रहस्य को जाना, इसकी बीमारी का कारण समझा, तो इसके इलाज में अब वो किसी वैसी चीज़ों पर देवी का ना भरोसा करके बल्कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से अगर आप जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को आप दैवी आपदाओं के रूप में ना सोच के बल्कि उसके पीछे की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको जागृत करते। तो आई होप मैंने आपको जितनी भी टीचिंग एड्स के बारे में बताया है, बायोलॉजी के बारे में, चाहे वो आपका एपरेटस हो, चाहे वो आपका म्यूजियम हो, चाहे वो आपका एक्वेरियम हो या फील्ड ट्रिप हो, ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने बताया कि छात्रों को वो सभी चीज़ें इतनी आसानी से जो प्राप्त नहीं हो रही हैं उनको आप खुद की शिक्षक, एक समझदार शिक्षक और एक होशियार शिक्षक होने के नाते आप कैसे इन सब चीज़ों के बिना भी आप खुद का एक ऐसी चीज़ जनरेट कर सकते हैं कि छात्रों को ना सिर्फ समझ में आए बल्कि छात्र उसमें रुचि भी लें। तो जितना भी आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा, उसके लिए थैंक यू।